ठीक है दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं का अवलोकन करके बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे और आगामी जो तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे में अग्निवीर और भी आप उसमें सम्मिलित हो रहे होंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पिछले क्लासों में जो हम लोगों ने देखा था कि संसद के विशेष अधिकार कौन है, फिर संसद की अवमानना क्या है, उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी संघ की जो विधायिका है अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक, उसी में आज हम देखेंगे कि संसद में विधायी प्रक्रिया क्या है। यानी संसद के अंदर विधि संबंधित जो कानून की प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि संसद में विधायी प्रक्रिया जानने से पहले इसमें पहले जो प्रक्रिया आती है वो आती है विधेयकों के प्रकार। क्या आती है? विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के प्रकार के प्रकार यानी जो विधेयक होते हैं, जिसे हम बिल बोलते हैं, बिल, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, सॉरी टाइप्स ऑफ बिल। बिल यानी विधेयक के प्रकार। स्टार्टिंग में भी हमने कई बार बिल की परिभाषा दिया कि संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची से विषय से संबंधित कोई भी विषय हो और उस पर जब कानून निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन हो, तो वह प्रक्रिया जब संसद के दोनों सदनों या विधानमंडल के दोनों सदनों में विचाराधीन हो, उस पर कानून निर्माण की प्रक्रिया जारी हो, तो ऐसे समय में जो प्रक्रिया जारी है, ऐसे समय में उस प्रक्रिया में जब दोनों सदनों से उस विषय पर मामला पारित हो जाएगा तो उसे बिल बोलते हैं। जब कानून निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी सदन के अंदर तो उसे बिल बोलते हैं। और यही बिल जब दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास यानी राष्ट्राध्यक्ष के पास जाकर हस्ताक्षरित होता है, तो वही हस्ताक्षरित होने के बावजूद क्या कहलाता है? एक्ट, अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्ट, अधिनियम कहलाता है। तो हम लोग इसी बिल, जो विधेयक है, विधेयक के विषय में बात करेंगे कि विधेयक क्या है, कितने प्रकार का होता है विधेयक, इसके विषय में बात करेंगे। तो विधेयक अगर देखा जाए तो आप बता देंगे कि संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित जो जितने भी विषय दिए गए हैं, उन विषयों पर जब कानून निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन हो सदन के अंदर, तो वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और जब राष्ट्रपति के साइन से हस्ताक्षरित हो जाता है, वहां से पास हो जाता है, तो अधिनियम कहलाता है। विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक और वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इसके विषय में भी चर्चा होगी। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में भी चर्चा होगी। तो पहले हम पहले विधेयक के विषय में आते हैं, जिसका नाम है क्या? साधारण विधेयक। क्या? साधारण विधेयक। पहला जो आता है वो आता है क्या? साधारण विधेयक आता है। तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे साधारण विधेयक। विधेयकों में पहला हेडिंग होगी क्या? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। आइए देखते हैं साधारण विधेयक क्या है। सिंपल बिल। साधारण विधेयक को हम लोग देखेंगे कि क्या चीज होता है और इसका प्रक्रिया क्या है, सदन के अंतर्गत साधारण विधेयक कैसे पारित होता है। ठीक, साधारण बहुमत, आपने बहुमत का प्रकार देखा होगा, ये विधेयक है। ठीक, तो भारत के संविधान में कहीं भी साधारण विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई। कहीं भी साधारण विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई है।
तो लिखेंगे इसमें एक एक पॉइंट करके कि भारत के संविधान में इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक, ABCD करके लिख लीजिए या जो भी है, लिखेंगे भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, संविधान में कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया। आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी भारत के संविधान में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, किसको, साधारण विधेयक को, सिंपल बिल को। दूसरी पॉइंट लिखेंगे कि इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है वो संसद के दोनों सदनों में, उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल में दोनों सदनों में लाया जा सकता है, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। तो लिखेंगे यह सदन के दोनों सदनों में, सदन के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। नोट करेंगे, यह सदन के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, यानी किसमें, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कोई दिक्कत, अगर कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो आप बताएं। चलिए आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो जो साधारण विधेयक होता है, इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती। इसमें राष्ट्रपति, जो देश का राष्ट्राध्यक्ष है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती, सिफारिश जरूरी नहीं होती, जरूरी नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे कुछ विधेयक है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना सदन में नहीं लाया जा सकता, न उसे पास किया जा सकता है। लेकिन साधारण विधेयक है, एक ऐसा विधेयक है कि इसमें राष्ट्रपति के सिफारिश पर इसे क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें अगले पॉइंट पे लिखेंगे, अगला नंबर। तो अगले पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, कि जो साधारण विधेयक होते हैं इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? इस विधेयक से संबंधित, जो इसके निर्माण से संबंधित एक अपवाद अनुच्छेद 3 में दिया गया। अनुच्छेद 3 में दिया गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक, निर्माण, यानी अगर कोई नया राज्य है उसका निर्माण हो रहा है या दूसरे देशों का कोई हिस्सा है उसको अपने देश में सम्मिलित किया जा रहा है, तो उसको कहा गया कि ऐसे चीज़ों को बिना राष्ट्रपति के अनुमति से नहीं किया जा सकता। यानी एक बात अनुच्छेद 4 में कहा गया कि कोई भी विधेयक अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई भी नए राज्य की प्रवेश या स्थापना होता है या भारत अपने किसी भी सीमा क्षेत्र को बढ़ाता है, घटाता है, अंदर नाम परिवर्तित करता है, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन जो यह कार्य होगा, संविधान में जो संशोधन होगा, किसके द्वारा, साधारण विधेयक के द्वारा जो संशोधन होगा, ये विधेयक लाया जाएगा और जब पारित हो जाएगा तो ये जो विधेयक लाया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 यही कहता है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना या निर्माण प्रक्रिया संबंधित जो नियम है वो अनुच्छेद 3 में है। तो कह रहा है अनुच्छेद 3 कि इससे संबंधित कोई भी मामले अगर उठते हैं, नए राज्यों को बनाया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। लेकिन साधारण विधेयक क्या कर रहा है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती है, लेकिन वो भी साधारण विधेयक के ही द्वारा अन्य राज्यों को सम्मिलित किया जा सकता है या अपनी भूमि को दिया जाता है। ठीक, जो कि संविधान संशोधन के तहत 2015 में भारत ने बांग्लादेश को अपनी कुछ भूमियां दी और उधर से कुछ एकड़ जमीन लिया। ठीक, तो उसमें संविधान संशोधन उसको तो माना गया, लेकिन साधारण विधेयक के ही द्वारा होगा। तो इसमें लिख लेंगे, इस विधेयक संबंधी अपवाद
अनुच्छेद 3 को माना जा सकता है, अनुच्छेद 3 को माना जाता है, 3 को माना जाता है, माना जाता है। बात अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर हम बता रहे हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 3 जो आर्टिकल 3 है ये कहता है कि कोई भी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जब भारत के अंदर होगी, कोई दूसरे भूमि को सम्मिलित करके नए राज्य बनाए जाएंगे या लिए जाएंगे, चाहे वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी क्षेत्र, तो अनुच्छेद 3 यही कहता है कि वो राष्ट्रपति की सिफारिश उसमें जरूरी है। और जब भी उस राज्य क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा भारत क्षेत्र के अंतर्गत, तो साधारण विधेयक से सम्मिलित किया जाएगा। और साधारण विधेयक कह रहा है कि इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं होती, लेकिन अनुच्छेद 3 कह रहा है कि जरूरी होती है। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 3 को इसमें अपवाद में रखा गया है साधारण विधेयक के अंतर्गत। अब बात समझ में आ गई होगी और आगे की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक, इसमें लिखेंगे, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं, अगर साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों के अंतर आ जाए और दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न अगर हो जाता है, तो ऐसे समय में भारत क्या करेगा, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं होता तो वरिष्ठतम सदस्य करेगा। और संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति गतिरोध को जानने का प्रयत्न करेगा और उसे सॉल्व करेगा। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, देखेंगे इस विधेयक से संबंधित गतिरोध होने पर, इस विधेयक से संबंधित इस विधेयक से संबंधित सदनों में गतिरोध होने पर, गतिरोध उत्पन्न होने पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, बुलाई जाएगी, जिसमें साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक, साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। यानी किसी विधेयक को लेकर के, किसी बिल को लेकर के संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, विवाद हो गया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे समय में इस विधेयक से संबंधित अगर सदन में गतिरोध उत्पन्न होगा तो जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। किसके तहत बुलाएगा, आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाएगा संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा को। और ऐसे समय में जब बैठक बुलाएगा तो जो जिस मामले पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है उस मामले में क्या होगा, वो साधारण बहुमत द्वारा क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। अब साधारण बहुमत क्या होता है, इसकी क्लास हमने पहले सिंपल मेजॉरिटी की पढ़ा दिया कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। ठीक, बहुमत क्या होता है, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमने बहुत पहले संविधान की स्टार्टिंग में पढ़ा। तो सिंपल मेजॉरिटी ये होती है साधारण बहुमत कि जितना है टोटल का आधा, हाफ प्लस 1, यानी 50% से एक अधिक, क्या है, साधारण बहुमत। अब बात आती है कि जो साधारण विधेयक है, इस साधारण विधेयक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या कहता है, यानी सैद्धांतिक पक्ष में इसमें शक्तिशाली कौन है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों की बात हो रही है। व्यवहारिक पक्ष में कौन, व्यवहारिक का मतलब है कि आम जन के लोग बीच में कौन श्रेष्ठ है। तो आइए देखते हैं, सैद्धांतिक का मतलब नियमतः अगर देखें तो, ठीक, तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेंगे सैद्धांतिक। अगर हम नियमतः देखें सैद्धांतिक पक्ष, ठीक, सैद्धांतिक पक्ष में क्या होगा, अगर हम सैद्धांतिक पक्ष में देखें तो इसमें
लिखेंगे लोकसभा बराबर राज्यसभा, क्या लोकसभा बराबर राज्यसभा लिख लीजिए। यानी साधारण विधेयक में दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं सैद्धांतिक पक्ष में देखा जाए तो। ठीक, एफ के बाद अगला पॉइंट लिख लेंगे ई एफ जी, जी आएगा इसके बाद अगले पॉइंट में अगर हम लिख लेंगे व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। अगर हम व्यवहारिक पक्ष में देखें तो इसमें क्या होगा, ये साधारण विधेयक में लोकसभा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी लोकसभा का व्यापक क्षेत्र इसका अधिकार अधिक माना जाता है और राज्यसभा का क्या कम माना जाता है। ठीक, व्यवहारिक पक्ष में आम जन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा को शक्तिशाली माना जाता है, राज्यसभा को कम। किस में? साधारण विधेयक में माना जाता है, क्योंकि लोकसभा की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है। इसीलिए व्यवहारिक पक्ष में आम जन के लोगों के बीच में जो लोकसभा है ये राज्यसभा से शक्तिशाली मानी जाती है। देखिए इधर बड़ा वाला जो चिन्ह है इसका इधर लोकसभा की तरफ है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां साधारण विधेयक पर क्या है, बराबर है। मेंस की दृष्टि से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में सारी चीजें अगर लिख देते हैं किससे संबंधित, साधारण विधेयक से संबंधित, तो आपको फुल नंबर दिया। एक पॉइंट इसमें अगर अगला पॉइंट आप अगर और जोड़ना चाहते हैं तो ये जोड़ सकते हैं कि साधारण विधेयक में जो लोकसभा और राज्यसभा के पास जो शक्तियां अगर प्राप्त हैं तो इसे जो राज्यसभा है वो अपने यहाँ पास साधारण विधेयक को अपने पास अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक रख सकती है, इससे अधिक नहीं रह सकती। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि राज्यसभा इसे क्या कर सकती है, अधिकतम 6 माह तक। राज्यसभा कितना, 6 माह तक, 6 माह तक विलंब कर सकती है, विलंब कर सकती है। यानी कोई भी विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो गया, ठीक, और राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा इसे पारित करने से लेकर के 6 माह तक उनमें विलंब कर दिया, 6 माह तक वो रुकी रह गई, ठीक, तब भी इसमें लोकसभा को माना जाता है कि, और राज्यसभा को सैद्धांतिक पक्ष में बराबर ही माना जाता है और व्यवहारिक पक्ष में लोकसभा को राज्यसभा से बड़ा माना जाता है। ठीक, राज्यसभा 6 माह तक विलंब कर सकती है, इसमें साधारण विधेयक। ये एक प्रकार का विधेयकों में एक प्रकार का विधेयक साधारण विधेयक, ठीक, जिसमें मुख्यतः आपको ज़्यादातर याद रखना है कि इसमें राष्ट्रपति की जो सिफारिश होती है वो जरूरी नहीं होती। अपवाद में अनुच्छेद 3 आता है जो कहता है कि नहीं, राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुसार हम किसी नए राज्य की प्रवेश, स्थापना और निर्माण की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक, चलिए अब दूसरे हम लोग बात करेंगे कि दूसरा जो विधेयक है वो क्या है। आइए दूसरे विधेयक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दूसरा विधेयक क्या कहता है। ठीक, दूसरा जो विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक। आपने इसका संविधान संशोधन विधेयक किस आर्टिकल में है आप पढ़े हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है, यानी संविधान में जो संशोधन होगा ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो यह प्रक्रिया जो लिया गया है किस देश से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में कोई भी चीज अगर त्रुटिपूर्ण हो गई हो तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने जब संविधान को लिखा तो उन्हें लगा कि भविष्य में अगर इसमें कोई परिवर्तन की बात आई तो कुछ एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि बाद में लोग अपने समय से संबंधित कानून को इसमें क्या करें, जोड़ सकें। जैसे में अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो साइबर क्राइम है, जब हमारा संविधान बना तो साइबर क्राइम जैसे अपराध या नियम कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसलिए संविधान संशोधन किया जा सकता है और उस कानून को जोड़ा जा सकता है। टैक्स में जो टैक्स की बात थी, जीएसटी का प्रावधान हमारे लिए तब नहीं था, लेकिन बाद में इसको आर्टिकल 279A में जोड़ा गया जीएसटी, ठीक, संविधान संशोधन के तहत। आइए चलते हैं, तो हेडिंग डालिएगा दूसरा विधेयक का, संविधान संशोधन विधेयक। क्या, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ठीक, विधेयक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट,
ए, ठीक। वो CANRC जो आया था वो अलग है और ये CAA अलग है। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता संशोधन अधिनियम था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, दोनों को समझना है। CAB, ठीक, एक बिल होगा, विधेयक है तो बिल होगा, ये राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षरित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा। ठीक, आइए देखते हैं संविधान संशोधन की जो विधेयक की प्रक्रिया है, ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। लिखेंगे यह आर्टिकल 368 में पाया जाता है, एक एक करके लिखेंगे। यह आर्टिकल अनुच्छेद 368 में पाया जाता है, यह अनुच्छेद 368 में पाया जाता है, और इसका स्रोत क्या है? दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, लिखेंगे ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह किसी भी सदन में, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक, दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में किसी में भी क्या लाया जा सकता है? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक की जो प्रक्रिया है, ये विधेयक की प्रक्रिया लाई जा सकती है। आगे इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं होती, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं होती, सहमति जरूरी नहीं होती, यानी बिना राष्ट्रपति से पूछे इसे लाया जा सकता है। राष्ट्रपति से पूछ करके, ये नहीं है कि पूछना पड़ेगा तभी इसे संसद में लाया जा सकता है, नहीं, बिना पूछे। लेकिन हाँ, लास्ट में जब बिल से एक्ट, अधिनियम बनाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होगा। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताएं। आगे की तरफ चलेंगे, लिखेंगे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जो संविधान संशोधन विधेयक आएगा क्या होना चाहिए? लिखेंगे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? विशेष बहुमत क्या है? हमने बहुमत की क्लास इसीलिए पढ़ा दिया। जो बहुमत होता है, विशेष बहुमत का मतलब ये है कि 2/3 पूरी चीजों का 2/3 जो हिस्सा होगा वही विशेष बहुमत होगा, उससे पारित होना चाहिए, 2/3 से पारित होना चाहिए। ठीक, चाहे वो लोकसभा में होगा तो लोकसभा सदस्यों की संख्या का 2/3, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा के सदस्यों के 2/3, जो अगर सदस्य इसके पक्ष में आ जाएंगे तो संविधान संशोधन जो विधेयक होगा ये पारित मान लिया जाएगा और कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा हस्ताक्षर के लिए। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे अगला पॉइंट। इसमें हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि सदनों में गतिरोध होने पर, गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जा सकती। यानी जब सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसे समय में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी किसी भी स्थिति में। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो साधारण विधेयक था, सिंपल मेजॉरिटी था, उसमें क्या कर दिया गया था कि अगर गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है संसद के दोनों सदनों में तो ऐसे समय में उसमें क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है। ठीक, और इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। अगर इसका सैद्धांतिक या व्यवहारिक पक्ष को देखा जाए तो अगले पॉइंट में हम लिखेंगे सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, यानी नियमतः अगर देखें सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष और व्यवहारिक। ठीक, आम जन के बीच
और सैद्धांतिक नियम सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या है, तो देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर की स्थितियों में होते हैं। क्या? लोकसभा बराबर राज्यसभा, यानी संविधान संशोधन विधेयक जो आएगा इसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो होती हैं वो सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी क्या होती हैं, व्यवहारिक रूप से भी क्या होती हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, लेकिन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत इसमें राष्ट्रपति को इस विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कहा गया? 24वां संविधान संशोधन एक अधिनियम हुआ, ठीक, ये इसके बाद अगला पॉइंट जी आएगा, इसमें लिखिएगा 24वां संविधान संशोधन विधेयक CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में कहा गया कि इस विधेयक पर, कौन सा? जो संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक, कैब CAB, कैब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति, राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति की सहमति इस पे क्या है, बाध्यकारी है, उसको सहमत देना होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन बीच में कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति की सलाह की सहमति जरूरी नहीं होती, यानी इसे राष्ट्रपति से पूछ करके नहीं लाया जा सकता सदन में, उसे बिना पूछे लाया जा सकता है। लेकिन जब इसे पारित किया जाएगा तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में कह दिया गया कि नहीं, जब संविधान संशोधन विधेयक की बात आएगी और ये जब पारित होगा दोनों सदनों से, तो इस पे राष्ट्रपति की सहमति क्या हो जाती है, बाध्यकारी हो जाती है। बातें यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग विधेयकों के प्रकार में दो प्रकार के विधेयक देख लिए, एक साधारण विधेयक देख लिए, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक देख लिए, CAB जिसे बोलते हैं, और एक सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक, दो विधेयक हो गए। तीसरा विधेयक जो बचता है हम लोग उस पर चलेंगे, बात करेंगे कि धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। तीसरा विधेयक, दोनों विधेयकों को देखेंगे। ठीक, अगर यहाँ तक कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस क्लास को शेयर करें, ताकि बेहतरीन तरीके से आप हमारे संविधान की क्लासों को और भी अन्य क्लासों को देखें और अवलोकन करें। ठीक, ये जल्दी कोई इतना विस्तृत बताता नहीं है कि विधेयक क्या होते हैं और कैसे क्या क्या इस विधेयकों से संबंधित चीज़ें होती हैं। ये आपकी हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन का विस्तृत सिलेबस हो। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, बात करेंगे तीसरे विधेयक के बारे में, क्या? धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक, चलेंगे, हेडिंग डालिएगा तीसरा, धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक, वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ठीक, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या है? तो पहले हम देखेंगे कि वित्त विधेयक क्या है। ठीक, पहले वित्त विधेयक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर वित्त विधेयक, इसके अंतर्गत वित्त विधेयक क्या? वित्त विधेयक। फाइनेंशियल बिल क्या है? आप बताते होंगे कि हमारा वित्तीय खर्च इतना है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक, लेकिन RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून चलता है। आइए वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो वित्त विधेयक होता है, फाइनेंशियल बिल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को ही वित्त विधेयक कहते हैं। आय यानी किसी व्यक्ति की इनकम कितना है और उसका खर्च कितना है, ठीक, स्पेंड कितना है, इनकम और स्पेंड, उन दोनों को जो विधेयक होते हैं उसी को हम
वित्त विधेयक बोलते हैं। ठीक, दोनों का अवलोकन करेंगे, कितना आया और कितना गया। आप देखे होंगे कि 100 पैसे का हिसाब रखा जाता है जब बजट पेश होता है। 10 पैसा इसमें, 2 पैसा इसमें, 5 पैसा इसमें, 20 पैसा इसमें, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया। वो एक तरफ आया और एक तरफ गया दिखाया जाता है, यानी एक तरफ उसकी आय कितनी थी और एक तरफ गई। तो हम इसमें लिखेंगे आय और व्यय से संबंधित, ठीक, प्रत्येक विधेयक को क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। लिखेंगे आय और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित, और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को, प्रत्येक विधेयक को, प्रत्येक विधेयक को, आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को क्या कहा? विधेयक को वित्त विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्त विधेयक कहा जाता है। कहा जाता है, जाता है। ठीक, अब धन विधेयक की बात करेंगे कि धन विधेयक क्या है। क्या धन विधेयक? धन विधेयक, मनी बिल क्या है? तो आय और व्यय से, धन विधेयक से तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसमें आय और व्यय हो ही, लेकिन उस आय और व्यय से संबंधित कुछ विशिष्ट जो है और चर्चित प्रावधान हो पाए जाते हैं, वही क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो इसकी भी परिभाषा लिखकर समझते हैं। लिखेंगे इससे तात्पर्य, इससे तात्पर्य यह है कि, यह है कि, यह है कि आय और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित, आय और व्यय से संबंधित कुछ विशिष्ट, कुछ विशिष्ट, कुछ विशिष्ट और चर्चित, और चर्चित प्रावधान, प्रावधान पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक, कुछ विशिष्ट, यानी एक तरफ से अगर इसको देखा जाए तो वित्त विधेयक और धन विधेयक जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो बड़ा वाला कॉलम है ये क्या है? ये वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। ठीक, पूरा वाला कॉलम वित्त विधेयक है। ठीक, इसमें सभी प्रकार के वित्त, वित्त मतलब धन से संबंधित जितने भी मामले हो जाएंगे सब हो जाएंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट जैसे कर लगना, कर लगाना, दर बढ़ाना, ये जो टैक्स अलग से वसूलना, ये सारी जो चीजें हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये वित्त विधेयक हो गया। ठीक, और इसके अंतर्गत आएगा क्या? धन विधेयक, मनी बिल इसके अंतर्गत आएगा, विधेयक। तो आप देख रहे हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, यानी सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक, सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, कुछ इसका पार्ट हो सकता है, यानी जो वित्त विधेयक है फाइनेंशियल बिल का कुछ पार्ट क्या हो सकता है? मनी बिल हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकता। लेकिन सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, यानी वित्त विधेयक से धन विधेयक बना है, ना कि धन विधेयक से वित्त विधेयक बना। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति से हम है कि हमसे प्रकृति है, कि पर्यावरण से प्रकृति है कि प्रकृति से पर्यावरण है। तो प्रकृति से हम हैं और प्रकृति से ही क्या है? पर्यावरण है। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी, निर्माण करने वाली चीज ही नहीं रहेगी, तो फिर हम उसमें रह करके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कि वित्त विधेयक के अंतर्गत ही क्या आता है? धन विधेयक आता है। ठीक, वित्त विधेयक के ही अंतर्गत क्या आता है? धन विधेयक आएगा, लेकिन धन विधेयक के अंतर्गत वित्त विधेयक नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है। अब हम आगे इसमें चल करके चर्चा करेंगे कि जो धन विधेयक है,
ठीक, धन विधेयक क्या है? भारत में ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित जो भी प्रावधान है, अनुच्छेद 110 धन से जो धन विधेयक है, धन विधेयक से संबंधित चीज़ों को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। कौन कौन सी चीज़ें धन विधेयक हो सकती हैं, इसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। यानी धन विधेयक की अगर आप परिभाषा ढूंढना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? धन विधेयक से संबंधित परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक, कि धन विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक, धन विधेयक में आर्टिकल 110 में अगर देखा जाए तो क्या होता है? दर जो है कर लगाना, ठीक, दर बढ़ाना, और इसके बाद अगर देखा जाए तो विदेशों से जो ऋण प्राप्त होते हैं या विदेशों में जो इनकम किसी की चीज़ के लिए इन्वेस्ट की गई है वो धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत आएगी। बात समझ में? इसके बाद वित्त विधेयक की अगर बात किया जाए तो जो वित्त विधेयक है, ठीक, इसको धन विधेयक के ही साथ परिभाषित किया गया है। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, इसे एक को बोलते हैं, ठीक, क्या? FB1 फाइनेंशियल बिल 1, और एक को बोलते हैं FB2। ये भी दो प्रकार का होता है धन विधेयक भी, ठीक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं को मनी बिल 1 और मनी बिल 2। दोनों में अंतर होता है, लेकिन ठीक, दोनों में अंतर होता है। ये जब इसके धन विधेयक की बात आएगी, इसको हटाकर अगर देखेंगे, जब धन विधेयक की बात आएगी और जब हम मनी बिल 1 और मनी बिल 2 की बात करेंगे, किस पे? धन विधेयक पे। धन विधेयक पे अगर हम बात कर रहे हैं और जब मनी बिल 1 और मनी बिल 2 की बात आएगी तो इसे बस लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। और धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा इसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होनी है। ठीक, धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा MB1 MB2, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से वाले धन विधेयक में, धन विधेयक पे राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, लेकिन किस वाले पे? MB1 पे, मनी बिल 1 वाले पार्ट पे कि मनी बिल 2 वाले पार्ट पे? तो इसमें धन विधेयक की जो परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है, मनी बिल अगर 1 में हम देखें तो मनी बिल 1 में जो बात आती है कि अनुच्छेद 110 के में जितने लोग, मतलब जितनी चीजें 110 में शामिल की गई हैं वो इसके अलावा भी हो सकती हैं। यानी अनुच्छेद 110 में जो चीजें सम्मिलित हैं वो तो रहेंगी, उसके अलावा भी जो धन विधेयक से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं देश के अंतर्गत वो सम्मिलित की जा सकती हैं। तो इसमें सहमति अनिवार्य है राष्ट्रपति, ठीक, इसमें नहीं भी हो सकती MB2 में, ठीक, इसमें नहीं भी हो सकती। तो आगे की तरफ हम चलेंगे और वित्त विधेयक के जो दो पार्ट हैं, ठीक, फाइनेंशियल बिल के 1 और फाइनेंशियल बिल 2, इसको अगर देखें तो इस दोनों में भी अंतर है कि अनुच्छेद 110 में जो चीज वर्णित है, अनुच्छेद 110 में क्या वर्णित है कि धन विधेयक, कौन कौन सी चीजें धन विधेयक के अंतर्गत आएंगी वो वर्णित किया गया। अनुच्छेद 110 से भी आगे की प्रावधान है उसको हम पढ़ाएंगे। तो जो चीजें वर्णित हैं उनके अलावा जो चीजें आती हैं 110 के बाहर, जो धन विधेयक से हट करके लेकिन वो वित्त से संबंधित है, हमने क्या दिखाया कि वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक आता है, यानी वित्त के अंतर्गत मनी आ रहा है, धन बीच में आ रहा है, ठीक, कुछ पार्ट मनी है वित्त विधेयक का, तो वित्त और भी है, बड़ा है, तो उसका और जो पार्ट बच रहे हैं वो FB1 और FB2 के तहत आते हैं। इस पे राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं। तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया का अगर प्रावधान पूछा जाता है तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए धन विधेयक को लेकर या वित्त विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है सदन के अंतर्गत, तो इसके लिए गतिरोध उत्पन्न होने पर आप लिख लेंगे कि बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यह विधेयक क्या हो जाएगा जब गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा? तो समाप्त हो जाएगा। जब दोनों सदन में किसी धन विधेयक को लेकर के बात उठेगी और अगर कोई विवाद हो गया तो ये समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और पूरे सर्वा अगर देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति की धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति क्या होती है? जरूरी होती है और यह साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए।
कि इसमें लोकसभा में साधारण बहुमत से अगर पारित हो जाता है, राज्यसभा करे या ना करे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर राज्यसभा बस इसमें अपनी सिफारिशें कर सकती हैं, लेकिन उस सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। आप लिख सकते हैं कि इसमें धन विधेयक पर राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा इसको अपने अंदर 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसको अपने सदन से लौटाना होता है, अगर वो नहीं भी लौटाती है तो मान लिया जाएगा कि ये विधेयक क्या हो गया, स्वतः पारित हो गया। लेकिन इसको लेकर के अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित, तो ये मामला क्या मान लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं पर। ठीक, अगर वर्तमान की सरकार इस विधेयक को लेकर के आई और तुरंत सरकार गिर गई, ठीक, एक सदन से पारित हुआ और दूसरे सदन में गई या राष्ट्रपति के पास गया था और विधेयक वहीं पर सरकार गिर गई, सरकार का विघटन हो गया, नया कार्यकाल आ गया, तो ऐसे समय में ये भी लैप्स हो जाएगा। ठीक, तो ये विधेयकों के प्रकार है, ये चीज़ें हैं। अगली क्लासों में हम और भी चीज़ों को जानेंगे कि विधेयकों से विधायी संबंधी प्रक्रिया और क्या है संसद की। ठीक, आप तक अगर ये चीज़ें पहुँची और आपने बेहतरीन तरीके से इसका अवलोकन किया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें। ठीक, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।